सुनो, यहां पर हमने देखा कि भाई रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है कैथल के जंगलों में कब? 1240 में। रजिया सुल्तान की हत्या कब हो जाती है भाई? 1240। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है रजिया सुल्तान के बाद का क्रम कि कौन से राजा आए, कौन से राजा नहीं आए। माइक चालू है ना? ठीक है। तो रजिया सुल्तान की जब हत्या हुई तो उसका एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। अब रजिया सुल्तान कौन है भाई? हम पढ़ क्या रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, पता है ना सबको। और कौन था इसका संस्थापक? गुलाम मुस्तफा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। बीच में आता है कौन? आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज आता है, शाह तुर्कान उसकी मां आती है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब रजिया सुल्तान की जब हत्या होती है मेरे भाई, तो इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है बहराम शाह। क्या होता है? बहराम शाह को, मतलब देखो यार, तुम ये लड़ाई आज से नहीं चल रही। आप बोल रहे हो भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं, ये लड़ाई उसी समय से चल रही है। देखो, बहन की हत्या होती है, लेकिन इससे क्या चाहिए? साम्राज्य। मुझे क्या बनना है? राजा बनना है। राजा बनने की तलब देखो आप, कि बहन का सब तक ढूंढने के लिए नहीं गया व्यक्ति। बहन की लाश कहां पड़ी है, किस जंगल में पड़ी है? कहते हैं कि रजिया सुल्तान कैथल के जंगलों में मार दी जाती है। लेकिन कई जगह पर जानकारी मिलती है कि रजिया सुल्तान इसी के द्वारा भेजे गए गुंडों से बचने के लिए किसी खेत में जाके छुप जाती है। और जो शासिका होती है वो तो मुस्लिम शासिका, रानी, मतलब कहने का मतलब इतने बड़े साम्राज्य की, तो उसका पहनावा भी वैसे ही होता है, सोने चांदी से लदी हुई होती है। लेकिन जब वो किसी गांव में जाके किसी खेत में छुपती है तो वो फटे हुए वस्त्र, या जो खेतों में उस समय पर खेतों में पुतला बनाकर कपड़े पहनाकर खड़े करते, तो पुतले के कपड़े पहनकर अपने आप को छुपा लेती है। लेकिन एक किसान उसे देख लेता है कि अरे यार, इसके हाथ पैर में तो बहुत सोना है, तो पूरा सोना छुड़ा के उसकी हत्या कर देता है और उसे वहीं दफना देता है। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान की कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। ठीक है। तो रजिया सुल्तान का भाई बैठता है बहराम शाह गद्दी पर, और बहराम शाह गद्दी पर बैठता है 1242 तक। कौन बैठता है? बहराम शाह। और यहां पर एक पद का निर्माण करता है, नायब ए मुमलिकात। नायब ए अच्छा, ये नायब ए मुमलिकात पद क्या है? नायब ए मुमलिकात जो पद है, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का हिस्से का अधिकारी, जैसे जिसकी तुलना वजीर से की जाती है। तो एक प्रकार का वजीर का पद था नायब ए मुमलिकात, जिसका स्थापना करता है। तो साम्राज्य में नायब ए मुमलिकात पद किसने जोड़ा? बहराम शाह। किसने जोड़ा? ये नायब ए मुमलिकात। और ये उपाधि या ये पद किसे दिया? एतगीन। तो पहली बार नायब ए मुमलिकात पद किसे दिया गया? एतगीन। अब एतगीन कौन है? बदायूं का सूबेदार। कहां का सूबेदार? अच्छा, बदायूं कहां पर है? यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। किस नदी के तट पर है? गोमती। अरे हाँ, अयोध्या सरयू। अयोध्या किस नदी के तट पर है? दिल्ली यमुना। अहमदाबाद साबरमती। चलो, तो यहां पर देखिए, नायब ए मुमलिकात पद पहली बार दिया एतगीन को, जो बदायूं का सूबेदार था। अच्छा, जब इसकी डेथ हो जाती है बहराम शाह की, तो बहराम शाह के बाद इसका पौत्र आता है जिसका नाम होता है मसूद शाह। इसके लड़के का लड़का गद्दी पर बैठता है और 1246 तक बैठा रहता है। कब तक बैठा रहता है? देखिए, 1240 से 1242 तक कौन बैठा? बहराम शाह। 1242 से 1246 तक मसूद शाह। ठीक है। अब मसूद शाह जब गद्दी पर बैठता है, अच्छा, ये कौन होता है मसूद शाह? बहराम शाह का पौत्र। ठीक है। अब इस समय पर एक व्यक्ति बलबन, क्या नाम बताया? बलबन। बलबन क्या करेगा? बलबन, बेटा पहले तो बलबन का थोड़ा सा इतिहास समझो। मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर का किला जीता किसी ने, ग्वालियर पर अटैक किया था। अच्छा, किसने किया था ग्वालियर पर अटैक? इल्तुतमिश ने। अरे हाँ कि नहीं? इल्तुतमिश ने क्या किया था? ग्वालियर पर अटैक किया था 1231 में। यहां पर लिख देते हैं 1231 में। इसी जगह से एक गुलाम को खरीदा था, और उस गुलाम का नाम क्या था? बलबन। उस गुलाम का नाम क्या था? बलबन। तो इल्तुतमिश का गुलाम कौन रहा? बलबन। तो बलबन ने क्या किया? इस मसूद शाह को गद्दी से हटाने के लिए
अपने जो मालिक थे इल्तुतमिश, इनकी बहुत सारी संतानें थी और बहुत सारी पत्नियां थी। तो उन्हीं में से एक पत्नी, मतलब उन्हीं में से एक पत्नी, या हम यूं कहें कि इल्तुतमिश के लड़के बहुत थे, 10-11 लड़के थे। तो इल्तुतमिश के लड़के का लड़का, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश के मरने के बाद में हम मसूद शाह को हटाना है। तो इल्तुतमिश के बहुत सारे लड़के थे, तो उनके लड़के का लड़का कौन था? नासिरुद्दीन। इसको गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया। इसी क्रम में नासिरुद्दीन का साथ नासिरुद्दीन की मां ने दिया। ठीक है, तो इसकी मां मतलब इसकी कौन? बहू। इतना कोई ब्लड रिलेशन नहीं पड़ रहा है, भाड़ में जान दो। आप केवल इतना याद रखो कि बलबन ने गद्दी पर किसे बिठाने का प्रयास किया? नासिरुद्दीन। अच्छा, नासिरुद्दीन में इतना बताना चाह रहा हूं कि नासिरुद्दीन कुछ नहीं है, इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति है। मतलब उसी परिवार से, समझ रहे हो कि नहीं? वंशानुगत था भाई, कि हमारे ही परिवार से राजा बनेगा कोई बनेगा, तो गांव से कोई और नहीं बन सकता। आज क्या है? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, क्या है? ठीक है, तो यहां पर देखिए इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश की ही संतानों की संतान नासिरुद्दीन। अब नासिरुद्दीन जो है गद्दी पर बैठ जाता है और मसूद शाह गद्दी से हटा दिया जाता है। ये लोग षड्यंत्र करते हैं मिलके, ये और ये। ठीक है, तो मसूद शाह हट जाता है। कब हट जाता है? 1246। अब गद्दी पर कैसे बिठा दिया जाता है? अब नासिरुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अच्छा जल्दी बताइए कब बिठा दिया जाता है भाई? तो मेरे भाई यहां से पढ़ते हैं 1246। 1200 मेरे बच्चे 46। गद्दी पर कौन बैठ गया है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन देखो बेटा, नासिरुद्दीन के बारे में थोड़ा सा समझो। ये बहुत साधारण व्यक्ति था। ये बहुत कैसा व्यक्ति था? साधारण। ये बहुत उदार था, और उदार के साथ साथ ये व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार, मोह माया से कोई मतलब नहीं, और ना ही किसी प्रकार का कोई लालच। बिल्कुल अपना जीवन साधारण तरीके से जीता था। और साथ में ये अपने जीविका चलाने के लिए कुरान, कुरान क्या है? इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक, इसकी प्रतियों को बेचता था। मतलब प्रतियां मतलब कुरान को, कुरान की जो किताबें होती है ना, उन्हें बेचता था। ऐसे जीवन यापन करता था। और क्या करता था? टोपियां सिलता था। टोपियां सिलता था मेरे भाई। ठीक है, इस प्रकार ये नासिरुद्दीन महमूद अपने जीवन का पालन कर रहा था। लेकिन बलबन की एंट्री होती है। बलबन कौन? इल्तुतमिश का गुलाम। कहता है नासिरुद्दीन से कि हम तुम्हें सुल्तान बनाएंगे। तो नासिरुद्दीन समझ नहीं पाता है कि इसमें बलबन की कोई चाल है। भाई बलबन भला मुझे क्यों बनाना चाहता है, खुद क्यों नहीं बन रहा है? तो कारण ये था कि ये जो वंश चल रहा था ये शमसी वंश था। कौन सा वंश था? शमसी। मेरे बच्चे शमसी वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है बेटा, कौन थे? इल्तुतमिश। और ऐबक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका दामाद कौन आया? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश किस वंश का था? शमसी वंश। अब ये शमसी वंश है, और शमसी वंश में ही कोई सुल्तान बन सकता है। बलबन खुद क्यों नहीं बैठ रहा है, इसको क्यों बिठाल रहा है? क्योंकि बलबन शमसी वंश का नहीं है। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे कि इसने दिमाग नहीं लगाया कि बलबन मुझे क्यों गद्दी पर बिठाल रहा है। तो गद्दी पर बैठ गया नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठने के बाद अधिकतर शक्ति किसके हाथ में होती है? बलबन। किसके पास होती है? बलबन। ज्यादा शक्ति बलबन के पास होती है। क्यों? क्योंकि बलबन ने ही तो बिठाला है। अब कहानी क्या हो जाएगी कि जो बलबन है, ये बलबन अपना जो गुलाम कह रहा है, अपना जो व्यक्ति जिसने उसे गद्दी पर बिठाला, नासिरुद्दीन, इससे अधिकांश शक्तियां लेकर, और जो अमीर लोग थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, उन दिल्ली सल्तनत के लोगों को तोड़ने का काम करता है और तुर्कियों की शक्ति खत्म करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में नायब ए मुमलिकात, ये पद किसके द्वारा बनाया गया था? बहराम शाह। ये पद दिया जाता है किसको? बलबन को। जिससे बलबन को जब ये पद मिला तो दिल्ली के जो तुर्की लोग थे शमसी वंश की, वो क्या हो गए? नाराज। और साम्राज्य में क्या होने लगा? विद्रोह होने लगा। तो बलबन को समझ में आ गया कि यार इतना बड़ा पद, वजीर का पद मुझे दिया गया है, जिसके मैं लायक तो हूं, लेकिन अभी इसका सही समय नहीं है। तो बलबन क्या करेगा? बलबन उस पद को त्याग देगा। बलबन क्या करेगा? उस पद को त्याग देगा। अब बलबन जब उस पद को त्याग देता है,
तो भाई बलबन नायब एक मुमलिकात पद को त्याग देता है। उसके बाद एक नया व्यक्ति भारतीय मुसलमान, एक नया व्यक्ति कौन बेटा? भारतीय मुसलमान, जिसे कुछ समय के लिए यह पद दे दिया जाता है। अरे हाँ कि नहीं? अब जब इसे पद दिया जाता है, इस व्यक्ति का नाम क्या होता है? तो आप याद रखना, इस व्यक्ति का नाम होता है रेहान। तो पहला भारतीय मुसलमान जिसे नायब ए मुमलिकात का पद दिया गया, उसका नाम क्या था? रेहान। लेकिन बाद में बलबन धार्मिक रूप से उन सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अच्छे काम करता है, लोगों का मन जीतता है, जिसके कारण वहां की जनता थोड़ी प्रसन्न होती है। इसके बाद वापस ये नायब ए मुमलिकात जो पद है, ये किसे दिया जाता है? बलबन। और अब बलबन के विद्रोही बलबन का क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। अब बलबन क्या करेगा? बलबन गद्दी पर अभी भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो उनके समाज का नहीं है। तो बलबन क्या करेगा? अपनी बेटी की शादी किससे कर देगा? नासिरुद्दीन से। नासिरुद्दीन से शादी कर देगा। किसकी? अपनी बेटी की। किसकी शादी कर देगा? अपनी बेटी की शादी कर देगा बलबन। अब अपनी बेटी की शादी कर दी तो नासिरुद्दीन बलबन का कौन लगा? जमाई या दामाद। अब तो भैया रिश्तेदारी हो गई, अब तो आना जाना चालू हो गया। अब काय का वंश कहेगा क्या? धीरे से बलबन अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री बलबन की बेटी से बलबन कहता है कि बेटी, तो बेटी बोलती जी डैडी। तो बलबन बोलता है कि उड़ा दो नासिरुद्दीन को, क्या कर दो? बेटी बोलती डैडी मैं प्यार करती हूँ, वो हस्बैंड है मेरा। अरे उड़ा दो जी डैडी। स्लो पॉइजन दे देते हैं। क्या देते हैं? स्लो, धीमा जहर देकर नासिरुद्दीन को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। और गद्दी पर बैठ कौन जाता है? बलबन। तो 1246 से 1265 तक शासन करता है नासिरुद्दीन। अब 1265 में गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? बैठ गया। अब पढ़ेंगे किसको बेटा? किसको पढ़ेंगे? बलबन। तो यहां पर हम बलबन को पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि बलबन आया कहां से। तो बलबन कहां से आया, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। बलबन को इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया था। किसके द्वारा खरीदा गया था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे कब खरीदा था? 1231 में। कौन से अभियान के दौरान? ग्वालियर अभियान के दौरान। तो बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, अब बलबन जब गद्दी पर बैठा तो बलबन का नाम हम क्या पढ़ेंगे? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। एक और नाम है इसका, बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन बलबन। और नासिरुद्दीन ने इसको एक उपाधि दी थी। कौन ने दी थी बेटा? नासिरुद्दीन ने इसे एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खान। कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? अरे हाँ या ना? अब यहां पर एक बात सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने क्या चुनौतियां होती हैं? बलबन गद्दी पर जब बैठता है 1265 में, तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ये जो हमारा भारत है, इस भारत में बहुत सारे राज्य हैं वर्तमान में, तो उस समय भी राज्य थे बहुत सारे। ठीक है, तो बलबन बैठा है दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन अगर उसे कहां जाना है? लाहौर जाना है, उसे गुजरात जाना है, उसे यूपी जाना है, उसे एमपी आना है, कहीं भी अगर उसे जाना है तो उन साम्राज्यों के लगे हुए क्षेत्रों में जंगल बहुत ज्यादा थे। और उन सभी जंगलों में डाकुओं का शोर था। किसका शोर था? और वो कौन से डाकू थे? मेवाती डाकू। कौन से डाकू? मेवाती डाकू। तो मेवाती डाकू साम्राज्य के व्यापार में बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे कि व्यापारी अपना कुछ भी सामान ले जाके बेचने करने के लिए लेकर जाते तो मेवाती उस सामान को लूट लेते। इससे व्यापार पर बहुत फर्क पड़ रहा था। और बलबन ने सोचा कि भाई हमारे साम्राज्य में इतना नीचे मतलब ग्रोथ कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। तो भैया बलबन को समझ में आया कि हमारे साम्राज्य में सबसे ज्यादा अगर व्यापारिक नुकसान हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, मेवाती डाकू। तो बलबन क्या करता है? एक नीति अपनाता है। इस नीति को हम कहते हैं लौह एवं रक्त का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बेटा? और लौह एवं रक्त के सिद्धांत के तहत
वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को अच्छी बेहतरीन टीम बनाकर पहुंचता है सैनिकों के साथ में, और मेवाती डाकुओं पर हमला करता है और मेवाती डाकुओं का पीछा करता है। और जब तक उनका पीछा करता है, जब तक वो उनके मूल स्थान पर नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही मेवाती डाकुओं के मूल स्थान पर बलबन पहुंचता है, उनके मूल स्थान को तहस नहस कर देता है और सभी मेवाती डाकुओं की हत्या कर देता है। इस सिद्धांत को नाम दिया गया लौह एवं रक्त का सिद्धांत। तो ये प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि लौह एवं रक्त का सिद्धांत के जनक कौन थे भाई? बलबन। कौन थे? बलबन। अब इसके बाद सुनिए, ये तो लौह एवं रक्त का सिद्धांत था। एक और सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने के लिए हमको मिलेगा, इसका नाम है बेटा राजत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? राजत्व। राजत्व सिद्धांत के तहत क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि बलबन से पहले जो राजा आए, जो सुल्तान आए, जैसे कौन? बहराम शाह आया, मसूद शाह आया, तो बड़े ढीले पोले टाइप के राजा महाराजा आए, बड़े ढीले पोले टाइप के सुल्तान लोग आए। तो यहाँ की जो प्रजा थी वो सुल्तानों के प्रति उतनी ज्यादा रुचि नहीं ले रही थी, और प्रजा समझ चुकी थी कि भाई देखो, ये जो कार्यक्रम है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। राजा महाराजा के प्रति उनकी उतनी ज्यादा, कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अटेंशन नहीं बचा था। और वो एक प्रकार से समझ चुके थे कि भैया इसमें रुचि लेना ठीक नहीं है, ये तो कोई ना राजा ना प्रजा, अपना काम देखो। तो जनता ने जो सुल्तान का पद था इसको हल्के में लेना चालू कर दिया था, और सुल्तान को सुल्तान समझते ही नहीं थे, कोई इज्जत ही नहीं थी सुल्तान की। तो इसने फिर सिद्धांत लाया राजत्व का सिद्धांत, और राजत्व का सिद्धांत के तहत इसने अपने आप को एक उपाधि दी, जिल्ले इलाही। आपने देखी होगी ना वेलकम मूवी में, जिल्ले इलाही बोलती है वो, है ना। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का या अल्लाह का प्रतिनिधि, कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं। अल्लाह का प्रतिनिधि कौन हो? सुल्तान, हाँ कि नहीं। और दूसरा एक और उपाधि, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, ध्यान रखिएगा। नियामत ए खुदाई का मतलब यह है कि खुदा के बाद अगला तुम्हारा जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो कौन है? सुल्तान। ये अपने आप को ये उपाधि दी, तो जनता को लगा कि भैया एक अल्लाह ऊपर और जमीन पर कौन है? सुल्तान। तो ये इस प्रकार से जनता की रुचि जगी, और इसने अपने आप को मतलब अल्लाह के नजदीक बताया, सुल्तान को बहुत बड़ा पद बताया। तो प्रजा फिर रुचि लेने लगी कि नहीं यार, ये हमारे अल्लाह के बराबर है, ये पूजनीय है। इसने प्रथाएं चालू करी, और प्रथा में चालू करी बेटा एक सिजदा और एक पैबोस। एक सिजदा और एक पैबोस, ठीक है। अब आपसे पूछे मेरे बच्चे की सिजदा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर अपने सर को झुका लेना सजदा। और पैबोस मतलब पैरों को चूमना। किसको चूमना? जो सुल्तान होगा उसके पैरों को चूमा जाना चाहिए, और जब सुल्तान निकले तो वहां घुटने के बल बैठकर उसका सजदा करो। तो सजदा और पैबोस, ये दोनों प्रथा किसने चालू की थी? बलबन। इस प्रकार से वहां की जनता बलबन के साथ हो गई, और बलबन को अल्लाह के नजदीक समझकर उसको पूजनीय बताने लगी। किसको? अरे हाँ ना। इस प्रकार इसने, सुनिए ध्यान से, इस प्रकार इसने राजत्व के सिद्धांत को रक्त का शुद्धिकरण बताया। काय का शुद्धिकरण बताया बेटा? रक्त का शुद्धिकरण। अब लोग इससे पूछ रहे थे कि भाई तुम कौन हो, तो इसने अपने आप को आफसियाब का वंशज बताया। आफसियाब, आफसियाब कौन है? तो आफसियाब बहुत भयानक ईरानी योद्धा हुआ करते थे, जिनका वंशज किसने अपने आप को बताया? बलबन, ताकि इसे क्या मिल सके? इज्जत मिल सके। इसने अपने साम्राज्य में बहुत कठोर कदम अपनाए। कठोर कदम में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसने क्या क्या किया, लोगों से बोल दिया कि बेमतलब के कोई नहीं हंसेगा, तो इसने अपने साम्राज्य में हंसना मना करवा दिया। क्या मना करवा दिया? हंसना। कि हंसना क्या है? मना। बेमतलब का मनीष हंसना मना है। हंसोगे तो काम से हंसोगे, और वो भी रेयर कंडीशन। उसके बाद इसने कोई वहां पर क्या नहीं होगा? शराब वगैरह कोई नहीं पिएगा, तो शराब पर भी क्या था? प्रतिबंध। हंसना मना, मतलब फिर काहे की जिंदगी? शराब पी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, फिर कैसी जिंदगी भाई साहब, है ना। फिर इसने और क्या किया? नृत्य संगीत भी बंद करा दिया। क्या बंद करा दिया? तो भैया सुल्तान ऐसी जिंदगी तू ही रख ले, हमें क्या करना है ऐसे। अब ये नृत्य संगीत करते तो वो भी खत्म, शराब भी खत्म, हंसना भी मना।
इस प्रकार के इसने कठोर कदम अपनाए। किसने कठोर कदम अपनाए? किसने? बलबन। लेकिन बलबन के समय पर कहानी क्या होती है, सुनिए सुनिए, आपको ध्यान होगा। तुर्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी बलबन बन रहे हो, इधर इंटरेस्ट ले लो बेटा। यहां पर आपको ध्यान होगा, एक बढ़िया चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि 40 सरदारों का समूह तुर्कान ए चहलगामी किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तुर्कान ए चहलगामी। ये 40 सरदारों का समूह था। इसके जनक कौन थे? इल्तुतमिश। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर दिया किसने? बलबन। अच्छा, क्यों कर दिया खत्म? उसका कारण सिर्फ इतना था कि ये विरोध कर रहे थे बलबन का, और बलबन के ऊपर षड्यंत्र हो रहा था। चूंकि उसने नासिरुद्दीन को मरवा दिया और नासिरुद्दीन के जो परिवार के लोग थे उनको सबको खत्म करवा दिया, तो एक प्रकार से बलबन ने, जिनकी गद्दी पर बलबन बैठा था, यहां पर देखो शमसी वंश का अंत करके बलबनी वंश की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? बलबन। तो बलबन जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा, तो शमसी वंश के लोग तो नाराज होंगे तो क्योंकि बलबन ने उनको, तो बलबन डर रहा था कि ये तुर्कान ए चहलगामी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको खत्म करवा दिया उसने। अब इसने और क्या किया? तो भैया देखो, साम्राज्य में बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, तो इसने पूरे साम्राज्य में क्या किया? एक बेहतरीन गुप्तचर विभाग की स्थापना की। काय के विभाग की? गुप्तचर। भैया गुप्तचर विभाग की स्थापना, गुप्तचर क्यों? देखिए, जैसे मैं और आप ये राजा है मान लीजिए, तो इनके खिलाफ अपन बात कर रहे हैं। अब मैंने इसकी भयंकर बुराई कर दी नंदिनी मैडम से, या इनसे कर दी, या शिवानी से कर दी, या अनामिका से कर दी, तो मैंने चुगली कर दी अनामिका से। अब अनामिका तो गुप्तचर है, अनामिका ने मुझे नहीं बताया, सीधा जाकर राजा को, भैया मतलब या राजा जी, या सुल्तान, वो रोहित सर है ना, वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। सुल्तान ने उठाकर टांग दिया सूली पे पूरी जनता के सामने, बोल दिया देखो ये षड्यंत्र कर रहा था। तो लोग बाग डरने लगे बुराई करने से, क्या पता सामने वाला ही गुप्तचर हो। तो इस प्रकार सारे विद्रोह अपने आप क्या हो गए? तो ध्यान रखिए, गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया था? हाँ कि नहीं? और गुप्तचर विभाग में एक व्यक्ति, इसका नाम था वरीद ए मुमालिक। वरीद ए, इसकी क्या कर दी जल्दी बताएं? अरे बोलो ना भाई। स्थापना की। ये गुप्तचर विभाग था। कौन सा विभाग था? अब एक बात और सुनिए, अब इसका आया बुरा समय। कैसा बुरा समय आया? सुनो ध्यान से। इसने क्या किया? मंगोल आक्रमणकारी। कौन से आक्रमणकारी बेटा? मंगोल आक्रमणकारी। देखो, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि भारत में सबसे ज्यादा अगर राजाओं और सुल्तानों को डर लगता था, सुल्तान ही थे उस समय, तो वो लगता था मंगोल के आक्रमणकारियों से, जिनमें सबसे खतरनाक कौन था? चंगेज खान। कल मैंने पढ़ाया था आपको। तो मंगोल के आक्रमण, देखो कारण ये था मेरे बच्चे कि इस जगह पर तो कौन है बेटा? हिमालय। कौन है? इस जगह पर तो हिमालय है, यहां से अटैक हो नहीं सकता। यहां भी हिमालय ऐसा ऐसा है, तो यहां से भी अटैक हो।